तो एनएसडीएल के Q3 नतीजे आ गए हैं और मुनाफा तो बड़ा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन क्या ये हेडलाइंस ही पूरी कहानी बयां करती हैं, या फिर इन आंकड़ों की परतों के नीचे कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हम शेयर्स खरीदते बेचते तो हैं, पर डिजिटली वो सेफ कहाँ रहते हैं? बस यहीं से एनएसडीएल की कहानी शुरू होती है। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे अपना पैसा रखने के लिए एक बैंक होता है, ठीक वैसे ही अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको डिजिटली सिक्योर रखने के लिए एनएसडीएल है। समझ लीजिए, ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स का एक डिजिटल लॉकर है। 398 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को चलाने में एनएसडीएल का रोल कितना ज्यादा क्रिटिकल है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि एनएसडीएल है क्या, फिर Q3 के नंबर्स को देखेंगे, जानेंगे कि इसका मालिक कौन है, कुछ रेड फ्लैग्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एक फाइनल टेकअवे पर पहुंचेंगे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। इस तिमाही एनएसडीएल का परफॉर्मेंस आखिर कैसा रहा? अगर हम आंकड़ों को देखें तो टोटल इनकम में हल्की सी बढ़त है। खर्चे भी थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और ये बार चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट बढ़ा है। विजुअली ये देखना काफी आसान हो जाता है कि ग्रोथ तो हुई है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि नेट प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले 4.5% की ग्रोथ हुई है। मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर श्योर। ठीक है, प्रॉफिट तो अच्छा है, पर अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी और जरूरी कंपनी का मालिक कौन है? चलिए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। एनएसडीएल का कोई एक प्रमोटर नहीं है, मतलब कोई एक फैमिली या ग्रुप नहीं है जो इसे कंट्रोल करता हो। इसकी ओनरशिप आप कह सकते हैं पूरी तरह से पब्लिक के हाथों में है, जो कई अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। ये चार्ट देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 30% बैंकों के पास है और उसके ठीक पीछे 28% हिस्सेदारी के साथ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशक। ये काफी डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग है जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। और अगर कुछ बड़े नामों की बात करें तो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आईडीबीआई बैंक सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। इनके अलावा एचडीएफसी बैंक, सूटी, ये सब भी बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब इंस्टीट्यूशनल बैकिंग काफी मजबूत नजर आती है। तो मुनाफा बढ़ रहा है, ओनरशिप भी डाइवर्स है, सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब उन पर आते हैं। पहला रेड फ्लैग, और ये काफी बड़ा है, यह है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ा एक कानूनी मामला जो अभी भी चल रहा है। यह एक हाई स्टेक केस है और इसका नतीजा कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। ये देखिए, ये सीधा कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आता, एक अनिश्चितता का माहौल तो बना ही रहेगा। दूसरा रेड फ्लैग है टॉप मैनेजमेंट में लगातार हो रहे बदलाव, खासकर CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट पर। किसी भी कंपनी में, और वो भी फाइनेंशियल सेक्टर की, टॉप लेवल पर इतनी जल्दी जल्दी बदलाव होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। ये टाइमलाइन देखिए, ये आपको बताएगी कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। पहले MD और CEO गए, फिर नए आए, और सबसे चौंकाने वाली बात, एक साल से भी कम समय में 4 अलग अलग CFOs। इससे कंपनी की स्ट्रैटेजी और स्टेबिलिटी पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प नंबर पर, 74.32%। ये वो परसेंटेज है एनएसडीएल के शेयर्स का जो लॉक इन है, मतलब इसे खुले बाजार में बेचा नहीं जा सकता। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती बड़े इन्वेस्टर्स थे, जैसे एनएससी और आईडीबीआई बैंक, वो अपने शेयर्स फिलहाल बेच नहीं सकते। इससे होता यह है कि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल शेयर्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो हमने नंबर्स देख लिए, ओनरशिप समझ ली और कुछ चिंता वाली बातों पर भी नजर डाल ली। अब इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या बनती है।
ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ अच्छी खबर ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट में दबदबा है और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी डाइवर्स है। लेकिन दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस, टॉप मैनेजमेंट में उथल-पुथल और शेयरों का बड़ा हिस्सा लॉक इन होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिरी सवाल यही है, एनएसडीएल बेशक मार्केट का एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला प्लेयर है, लेकिन क्या टॉप लेवल पर ये जो अस्थिरता है और जो कानूनी पेच फंसा है, वो आगे चलकर कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? खैर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है।